अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। और उस सेकेंड ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे पास होम्योस्टैसिस। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे होम्योस्टैसिस का, देन हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। होम्योस्टैसिस बेसिकली क्या है? होम्योस्टैसिस की जो टर्म है हमें एक साइंटिस्ट ने पेश की थी और उस साइंटिस्ट का नाम था वाल्टर बी कैनन। वाल्टर बी कैनन फर्स्ट टाइम उन्होंने हमें बताया कि होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस बेसिकली उस सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाता है। इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको मेंटेन किया जाए, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई और सॉल्यूट या सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन कम या ज्यादा हो रही है उसको मेंटेन किया जाए, तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट हम उसको कह सकते हैं कि होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है। सेल्फ का मतलब होता है खुद ब खुद, ये आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है और ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेस है ताकि आपकी बॉडी के अंदर आपको पता ही नहीं चलता लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली हर एक चीज को मेंटेन किया जा रहा होता है। तो जब आप कंडीशंस अपनी चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है, तो वहां जाने के बाद वहां का टेम्परेचर, वहां का एनवायरमेंट सब कुछ चेंज होता है। तो उस चेंज के अंदर भी आपका ये होम्योस्टैसिस का प्रोसेस आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। देन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कम्युनिटी के लिए भी, कम्युनिटी को जिंदा रखता है। कम्युनिटी को बेसिकली कम्युनिटीज जो होती हैं वो जाहिर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होती हैं, तो उस शिफ्टिंग के दौरान ही आपकी बॉडी के अंदर मेंटेनिंग ऑफ फंक्शन प्रॉपर रखता है, आपके फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है। देन आपको पता होगा दुनिया में दो तरह के जानवर हैं, एक है टेरेस्ट्रियल और एक है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब वो जो पानी में रहते हैं और टेरेस्ट्रियल का मतलब वो जो खुश्की में रहते हैं। तो खुश्की और पानी में रहने वाले डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट के अंदर रहते हैं, डिफरेंट एरिया के अंदर रहते हैं। टेरेस्ट्रियली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जाहिर है उनके ऊपर हीट ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा अफेक्ट करता है, तो उनके अंदर बॉडी के अंदर इंटरनल होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत एक्वेटिक के। एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहते हैं, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन पानी के अंदर नहीं नजर आती। लेकिन दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सिस्टम मौजूद होता है जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन ये सिस्टम कैसे हमारी बॉडी में वर्क करता है, ये सिस्टम कंट्रोल करता है कैसे हमारे, ये सिस्टम जो है होम्योस्टैसिस का इस तरह कंट्रोल होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशली हमारा जो है जो हार्मोन्स एक्सक्रीट करता है, जैसे हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन के अंदर होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी हमारा ब्रेन के अंदर होता है, थायराइड ग्लैंड है हमारा यहाँ पर नेक रीजन के अंदर होता है। तो ये हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन निकाल के हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन नर्वस सिस्टम है हमारा, आपको पता है हमारा दिमाग तो सबसे ज्यादा ही हेल्पफुल है हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन की या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस को मेंटेन कैसे रखा जाता है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर बेस चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। चेक एंड बैलेंस का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर हर एक चीज को चेक किया जाता है कि वो चीज ज्यादा है कम है, उसको बैलेंस मिकदार में लाया जाता है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। उस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम बेसिकली हमारा वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली चेक एंड बैलेंस करता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। देन फीडबैक सिस्टम के क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पहला, जिसका नाम है रिसेप्टर्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नली जो एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, इंटरनली बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है और सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, अप डाउन हो रही है, उस सारी चीजों को डिटेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करके कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचाता है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जब मैसेज आता है तो मैसेज को वापस भेजता है, अफेक्टर्स को बताता है और बताने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उस चीज के खिलाफ काम किया जाता है या उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसको ज्यादा किया जाएगा और कोई चीज ज्यादा है तो उसको कम किया जाएगा। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक सिस्टम काम कर रहा होता है। देन फीडबैक सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम बेसिकली रिस्पॉन्स विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स, इंटरनली रिस्पॉन्स।
हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, उसका रिस्पॉन्स हो रहा है, हमारे अंदर कोई ब्लड कम हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाना फीडबैक सिस्टम का काम होता है। फीडबैक सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, सेल के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर या कम्युनिटी के अंदर रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है। देन फीडबैक सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो तरह का हमें नजर आता है। एक हमें नजर आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा हमें नजर आता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर हर एक लेवल को, हर एक चीज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मींस एनहांस करता है हमारी बॉडी के अंदर, हर एक चीज को इनिशिएट करवाता है। अगर कोई चीज कम है उसको ज्यादा कराएगा। तो पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज का लेवल का बढ़ा देना, तो बढ़ाने का काम ये करता है। एग्जाम्पल मैंने दिए, अगर कहीं से बॉडी हमारी इंजर्ड हो जाए, कट लग जाए, खून निकलने लग जाए, तो वो जो खून निकल रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है और वो रिस्पॉन्स क्या करता है, प्लेटलेट्स को इंक्रीज करवाता है टुवर्ड्स द इंजर्ड पार्ट की तरफ प्लेटलेट्स को भेजता है। और प्लेटलेट्स वहां जाके क्या करते हैं, जब जैसे ही पहुंचते हैं जो इंजर्ड साइड होती है, इवेंचुअली वहां पर ब्लड को क्लॉट करवा देते हैं, खून जमा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होने की वजह से फर्दर ब्लड जो है वो रिलीज नहीं हो जाता, आपकी बॉडी के अंदर सेफ हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये किसी के लेवल को बढ़ाने वाला प्रोसेस, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव। देन हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव का मतलब होता है सप्रेस करना, किसी के लेवल को, किसी चीज का लेवल ज्यादा है उसको कम कर देना, सप्रेस कर देना और उसको ब्रिंग बैक टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लेकर आना। यानी कि अगर आपकी किसी चीज का लेवल ज्यादा है, उसको नॉर्मल की तरफ, कम की तरफ ले आना, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मैंने एग्जांपल दी है, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हल्का फुल्का इंक्रीज करने की कोशिश करता है। जब वो इंक्रीज करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, नर्वस सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स देता है और उसको सेट पॉइंट रेंज तक लाया जाता है। यानी कि टेम्परेचर को दोबारा मेंटेन किया जाता है। सेट पॉइंट रेंज वो रेंज होती है जहां पर इंसान का जो टेम्परेचर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमली हेल्थफुल होता है। यानी कि इंसान के एंजाइम्स प्रॉपरली काम करेंगे, इंसान के अंदर इंटरनल बॉडी फंक्शंस यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपरली होंगे, उस कंडीशन को कहते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। और ऑप्टिमम कंडीशन इंसान की जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है या हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस टेम्परेचर पे इंसान की जो बॉडी है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाता है। तो इस पॉइंट पे लाके हमारे टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। देन हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन आती है पेपर के अंदर, लेकिन बहुत जबरदस्त इसके कॉन्सेप्ट हैं। हमने पूरा चैप्टर ही ऑस्मो रेगुलेशन पे पढ़ना है, तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, फिर बाद में हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी ऑस्मो रेगुलेशन वाली। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर। ऑर्गेनिज्म को एक खास मिकदार में पानी चाहिए। जैसे कहा जाता है इंसान को 12-13 गिलास पानी पीने चाहिए। जैसे कहा जाता है कि वाटर की कमी हो गई है, तो वाटर क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना चाहिए। और मिनरल्स भी इंसान को अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेने चाहिए। दो चीजें, वाटर और मिनरल्स, ताकि आपकी प्रॉपर बॉडी के अंदर फंक्शंस हो सकें, वाइटल फंक्शंस हो सकें, आपकी ग्रोथ हो सके, आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सके। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर वाटर का और मिनरल्स का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है? वाटर और मिनरल के लेवल को मेंटेन करके रखता है। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि ऑस्मो का लफ्ज होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखा जाता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सपोज हमारे पास ब्लड है, और जो ब्लड है वो किस चीज से मिलकर बना है? आपको पता होगा 90% जो ब्लड है वो वाटर से मिलकर बना है। तो 90% जो चीज ज्यादा होती है हम उसको कह देते हैं सॉल्वेंट। तो ब्लड के अंदर जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट है, की कंपोनेंट, वो वाटर है। देन इसके अलावा ब्लड के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा क्या होते हैं? प्रोटीन्स, इसके अलावा क्या होते हैं? लिपिड्स, इसके अलावा क्या होते हैं हमारे पास ब्लड के अंदर? विटामिन्स, इसके अलावा क्या होते हैं? मिनरल्स, इसके अलावा हार्मोन्स, इसके अलावा एंजाइम्स। ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ब्लड के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 10% है।
हमारे ब्लड के अंदर 10% ये सारी चीजें, और 90% हमारे ब्लड के अंदर वाटर है, यानी कि ये कम है, इसको कह देंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा है हम उसको कह देंगे सॉल्वेंट। तो हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में मौजूद है, और इस सारी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना कि 10-90% यही रहे, कम ना हो, और ये सारे की सारी चीजें 10% रहे, ज्यादा या कम ना हो, इसको मेंटेन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। देन उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस, उसका नाम है ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर का क्या मतलब होता है? इंटरनल सॉल्यूट इक्वल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक एनवायरनमेंट में रहता है, ये एनवायरनमेंट है उसका, लेट सपोज मैरीन एनवायरनमेंट है, खारा पानी है, समंदर का पानी है, उस पानी के अंदर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेट सपोज वो फिश है हमारे पास, अगर फिश रहती है उसके अंदर जितना सॉल्यूट है, अगर वो सॉल्यूट बाहर एनवायरनमेंट के सॉल्यूट के बराबर हो जाए, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉल्यूट बराबर हो, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑस्मो कन्फर्मर। और फिर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज ये भी हमारे पास मेरीन एनवायरनमेंट है, और कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फिश ही रहती है, और ये फिश जो है वो बेसिकली इसका जो बॉडी एनवायरनमेंट है, इसका सॉल्यूट के अंदर कंसेंट्रेशन कम है और इसके बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, तो ये क्या करेगी, अपने सॉल्यूट को बाहर वाले सॉल्यूट के हवाले से मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर में ये फर्क है कि ऑस्मो कन्फर्मर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक का मतलब है जितना उनके अंदर का सॉल्यूट होगा उतना ही बाहर का सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट इंटरनल और एनवायरनमेंट का सॉल्यूट बराबर होगा, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन करेंगे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। ये लोग, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ नजर आते हैं आपको? मेरीन ऑर्गेनिज्म है, मेरीन में पास जाते हैं। देन ऑस्मो रेगुलेटर जो आपको नजर आते हैं वो हर जगह नजर आते हैं, मेरीन में भी, फ्रेश वाटर में भी, और टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की पे भी आपको हर जगह नजर आएंगे। सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइड रेंज मतलब बहुत ज्यादा वसी पैमाने में अगर चेंज लाया जाए सैलिनिटी के अंदर, जैसे आपको पता हो समंदर के अंदर जो सैलिनिटी है वो चेंज होती रहती है, जो एरिया वाइज सैलिनिटी चेंज होती है। अगर हम बात करें बाल्टिक सी की, तो मेरे ख्याल से वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा कम सैलिनिटी है, 1.2 के 1.2 सैलिनिटी हमें नजर आती है। इसके अलावा हम रेड सी की बात करें तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा 3 पॉइंट समथिंग या 4.6 आई थिंक सो हमें सैलिनिटी नजर आती है। तो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी है, समंदर के अंदर सैलिनिटी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर जो सैलिनिटी चेंज होती है, ऑस्मो कन्फर्मर के लिविंग ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरनमेंट में रहने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, अगर एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाए, एक फिश को मैं उठा के पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन में लाके फेंक देता हूँ, तो वहां की सैलिनिटी के अंदर चेंज होगा और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है तो उसमें सर्वाइव करेंगे, ज्यादा चेंज आएगा तो उसमें सर्वाइव नहीं करेंगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेटर्स वो होते हैं जो अपना बॉडी एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो उस बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉब्लम फेस बाय ऑस्मो रेगुलेटर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो इन प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें 3 तरह के सॉल्यूशंस की टाइप्स पढ़नी होंगी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमें अगर ये सॉल्यूशन की टाइप समझ आ गई तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो ऑस्मो रेगुलेटर्स समझ आ जाएंगे कि ऑस्मो रेगुलेटर अपने एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सॉल्यूशन की टाइप है जिसको कहा जाता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मींस इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और आयंस की कंसंट्रेशन यानी कि नमक की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहेंगे। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास होता है एक जिसके अंदर इसके रिवर्स होता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन अगर कम हो, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक। तो ये हमारे पास हाइपरटोनिक होता है। देन एक और होता है जिसको कहा जाता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो। सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो तो हम उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं आइसोटोनिक। तो 3 तरह के हमारे पास सॉल्यूशन हमें नजर आते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास अगर लेट सपोज हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, इसको फ्रेश वाटर भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लेट सपोज अगर कोई फिश यहाँ पर हमारे पास रहती है फ्रेश वाटर में और वो फिश जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रही है, अगर आप गौर करेंगे तो फिश की बॉडी के अंदर हमें आयंस की कंसंट्रेशन नजर आएगी, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन, और बाहर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अंदर का एनवायरनमेंट जिसके अंदर आयन ज्यादा हो हम उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो फिश का है वो हाइपरटोनिक है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारे पास हाइपोटोनिक है। अगर बाहर हाइपोटोनिक होगा, इंटरनल हाइपरटोनिक होगा, तो एक बात याद रखिएगा कि वाटर लव्स सोडियम, वाटर लव्स सोडियम, सोडियम से प्यार है पानी को, तो पानी बाहर से सोडियम की तरफ मूव करता हुआ अंदर की तरफ जाएगा तो इसकी बॉडी, फिश की बॉडी स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। इंटरनली बॉडी के अंदर वाटर जो है वो फिल्ड हो जाएगा, बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वाटर बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ऑस्मोरेगुलेशन इस तरह मेंटेन करते हैं कि हाईली अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं वाटर। तो रिलीज करेंगे बहुत ज्यादा वाटर को, तो इस तरह ही अपनी बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करेंगे। दूसरा हमारे पास है मेरीन वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई मेरीन वाटर खारे पानी में रहता है, खारे पानी के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक। अगर इसमें कोई फिश रहती है और इस फिश को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जस्ट अपोजिट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हाइपरटोनिक में नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर नमक की कंसंट्रेशन कम है, तो फिश की बॉडी में वाटर होगा। तो वाटर लव सोडियम, वाटर अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो इसकी बॉडी क्या कर जाएगी, श्रिंक। लेकिन ये अपनी बॉडी को श्रिंक होने से बचाते किस तरह है, ये इनटेक करते रहते हैं वाटर को, बहुत ज्यादा ये पानी पीते रहते हैं, हर वक्त वाटर इनटेक करते रहते हैं। और इनके अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटी भी रखी होती है कि इनके बॉडी के, इनके गिल्स के पास सॉल्ट ग्लैंड होते हैं, जिससे वो नमक को अलग करते रहते हैं, पानी को अलग करते रहते हैं और पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता रहता है। तो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन आती है, वाटर बाहर आता रहता है और जब जैसे ही बाहर आएगा तो फिर ये वाटर इनटेक करेंगे। इस तरह ही अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक पहेली सुनी होगी, बच्चे पूछते हैं कि क्या मछली जो है वो पानी में रहती है तो क्या पानी पीती है? तो बिल्कुल पानी पीती है अगर वो मेरीन वाटर फिश हो। अगर वो दरिया में रहती है तो उसको पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वैसे ही पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर आने की वजह से इसकी बॉडी तो वैसे ही स्वेल कर जाती है, तो और वाटर इनटेक करके तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए बचने के लिए वो वाटर इनटेक नहीं करती, बल्कि वो वाटर अपनी बॉडी से रिमूव करती है, लेकिन ये वाटर इनटेक करती रहती है। देन इसके बाद हम बात करें टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो टेरेस्ट्रियल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं, खुश्की पे रहते हैं। खुश्की पे रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है टेरेस्ट्रियल रहना, तो वहां पर लाइट, सूरज की रोशनी बहुत डायरेक्टली पड़ रही होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, और वो वाटर लॉस कर रहे होते हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनकी बॉडी में पसीना वगैरह आता है और सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो डायरेक्टली लाइट पड़ती है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किडनी मौजूद है। किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करती है, खून को जब साफ कर रही होती है तो उस दौरान वाटर के अंदर जो वाटर जितना भी मटेरियल होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर करके वाटर को, आयंस को आपकी बॉडी को प्रोवाइड करती रहती है। इस तरह आपकी बॉडी के अंदर वाटर और आयंस की कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती है।